हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए सामान्य अध्ययन का पेपर तैयार किया गया है, उसकी प्रैक्टिस सेट 2 को करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को कवर कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 को लगाने जा रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को और शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो पहला सवाल है वह है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और एक तरफ उनके द्वारा जो किए गए समाज या जो मिशन की स्थापना दी गई है, तो जिन्हें हमें मिलाना है। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो पाएंगे आप, जो राजा राम मोहन रॉय थे उनके द्वारा जो समाज की स्थापना की गई थी, उसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो राजा राम ए का 3 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वहीं दयानंद सरस्वती जो है वह आर्य समाज की स्थापना की थी, तथा एमजी जो रनाडे हैं उन्होंने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। तो जब हम मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो थी भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का जो भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। और जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में नगर में 22 अगस्त 1907 में पैदा ये हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो किस साल पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था बजट 2021-22 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्री थी निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2021 को जो है संसद के केंद्रीय बजट 2021-22 को पेश किया था, और यह इस नए दशक का पहला बजट था और अभूतपूर्व कोविड-19 संकट की पृष्ठभूमि में एक डिजिटल भी था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1989 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? तो यह जो प्राचीनतम है वह है कायथा संस्कृति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के विकास से पहले कायथा संस्कृति का विकास हो चुका था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो यह जो विभक्त था वह 16 महाजनपद व गणराज्यों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है वह जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय उससे प्राप्त होता है, तथा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में भी यह उल्लेखित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है कल्हन के राज तरंगिणी नामक पुस्तक से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो जो सुल्तान थे जिन्होंने सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी, यह धारण करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य जो है सुदर्शन झील की स्थापना की गई थी, और इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरवर्धन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसका जो गर्म जलधारा हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूरोशियो जो धारा है वह जो है एक प्रकार की जापान की जो है गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यह प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वह हो जाएगा जल परिवहन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो यह जो उत्तरदायी है वह पवन के लिए, मरुस्थलों तथा या रेतीले
प्रदेशों में भवन द्वारा बालू या रेत के निक्षेप से निर्मित टीले या डिब्बों को बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो वायुमंडल की निचली परत जो है वह हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, शांत एवं स्थिर वायु। दो बार एक ही ऑप्शंस को दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़-कुंड जलप्रपात अवस्थित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह जो तेल्हाड़-कुंड जलप्रपात अवस्थित है, यह अवस्थित है कैमूर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है और यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यह अवस्थित है कनवार झील में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील जो है बिहार के कनवार या कांवर झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, और फ्रेंड्स इसके बारे में और एक फैक्ट याद रखिएगा, यह बिहार का एकमात्र व देश का 39वां रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बिहार का जो है यह वेटलैंड है। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की जो बाह्य परत को कहते हैं उसे हम क्रस्ट कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोदावरी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी का जो निकलती है वह निकलती है नासिक से। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसकी उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को से लाल सागर को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो जो 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है वह है ऑप्शन ए, जो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत। यह जो तीनों है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो संविधान में ये किया गया, इसका गठन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं हमारे संविधान जिसे दिया गया है तो वह दिया गया है केंद्र को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वह केवल केंद्र के पास है और यह जो है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के अनुसार यह शक्ति केंद्र को प्रदान है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति हो जाएगी वह हो जाएगी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ था, यह हुआ था नवंबर 2014 को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस नीति ने जो है पूर्व सरकारों की ओर से लुक ईस्ट नीति को एक कदम आगे बढ़ाया था और एक आर्थिक पहल के तौर पर शुरू हुई इस नीति ने अब एक राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत हासिल कर ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो यह जो अंतर्निहित है यह है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जो है 1976 में लाया गया था और जो है मूल कर्तव्य जो है पहले से संविधान में नहीं मौजूद था, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सवाल, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वप्रथम जो है पंचायती राज का गठन जो हुआ था 1959 ईस्वी को हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर को। बिहार के भागलपुर जिले को जो है रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण बिहार की सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ की जो लोकप्रिय किस्म टसर रेशम का उत्पादन होता है। अगला सवाल है हमारा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो जो बिहार में महिला का साक्षरता दर है वह है
51.50%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वही अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.20% हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है अरहर की संकर किस्म है, तो अरहर की जो संकर किस्म है वह हो जाएगा ICPH8। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे श्री SC सेतलवाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को हम क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वेजिटेबल फोसिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है इस विधि में जो है सब्जियों को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक की एक संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल हमारा मृदाओं के कण का घनत्व औसत मूल्य होता है, औसत मूल्य होता है। तो यह जो होता है ऑप्शन डी 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो जो बाग लगाने की विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है उसे हम समोच कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए जो समोच विधि अपनाई जाती है और यह विधि क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है एक आसान और प्रभावशाली विधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगली। और इस जो ये है इसमें वृक्षों को जो है समोच्च पंक्तियों में लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें जो ताल होती हैं वह कुल 15 होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं गान के वह हैं ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चैटर्जी। जो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, इनके जो रचयिता हैं वह है बंकिम चंद्र चैटर्जी। और यह गीत उनके द्वारा रचित उपन्यास उनकी आनंद मठ से लिया गया है और इसकी रचना जो की गई थी 1882 को की गई थी। नेक्स्ट है हमारा सवाल राग भैरव का गायन समय क्या है? तो जो राग भैरव गायन का समय है यह है प्रातः काल में जो यह गाया जाता है राग भैरव, यह सुबह सुबह गाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन सी सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी या अगर ऑप्शन ई हो तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अगर फैक्ट को जानना है तो भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अलावा कई और जो है अनुच्छेदों में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी राज्य की सरकार को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अतः इसी प्रावधान के कारण जो है एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने में कठिनाई होती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं? इसको क्या कहता है? तो इसको कहा जाता है मृदा कणाकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है वह है अल्टीएस, सीटीएस और फोर्टीएस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका अर्थ होता है तेज, उच्च और मजबूत। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है यह है पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्तियों के लिए अच्छा होता है? तो यह जो होता है वज्रासन, यह घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट सवाल है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो यह जो खोला गया था वह मणिपुर में। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर राज्य में खोला गया। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसका जो उद्घाटन या शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 मार्च 2018 को किया गया था। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं? तो यह जो है विटामिन व खनिज लवण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तो यह जो सोलर विधि है उबालना। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि भोजन को उबालकर पकाने की होती है और भोजन को उबालकर पकाने से उसके पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं, जबकि तलने, सेकने या भूनने से उसके जो पोषक तत्व होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं और जो ये होता है जो भुना हुआ खाना होता है वह सेहत के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? एंजाइम होगा फ्रेंड्स, ये गलत प्रिंट किया हुआ है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो यह सहायक होता है प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं प्रोटीन की पाचन करते हैं और यह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो इसका जो चेचक का विषाणु का नाम होता है वह होता है वेरियोला वायरस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सेफर विधि का प्रयोग हम रोगी के पानी में डूबने पर करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेफर विधि पानी में डूबने, दम घुटने, बिजली का झटका लगने आदि पर कृत्रिम सांस लेने की एक विधि है। अगले सवाल को देखना है, संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी। तो यह की गई थी ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है वह कहा जाता है डॉल्फिन गैंगेटिका को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 अक्टूबर 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला लिया गया था, जिसे 18 मई 2010 को जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। तो जो हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है इनमें से वह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि जो है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। और यह जो गैसें हैं वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए सबसे उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटनाशक रसायन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिलाई मशीन कब भारी चलती है। तो तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर जो है सिलाई मशीन भारी चलने लगती है। अगला सवाल है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यह जो हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि गिरने, खांसने और झुकने जैसे हल्के तनाव भी एक गंभीर जो है फ्रैक्चर का कारण बन जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। तो जो तत्व है वह हो जाएगा ग्लोबिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है। तो जो प्रचलित है वह है हर्बर्ट एक जो है प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और दैनिक पाठ योजना का निर्माण करने के कारण इन्हें जो है इसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, योजना विधि आधारित है। तो योजना विधि जो आधारित है यह आधारित है करके सीखने पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। तो जो मुकदमे के वकील थे यह थे भोला भाई देसाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी। तो जो संविधान सभा है इसने जो है अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था। तो जो नहीं किए थे वह थे मोहन सिंह। 1942 में स्थापित आज़ाद हिंद फौज का जो कैप्टन थे मोहन सिंह, इनके 1942 में स्थापित आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह का था, लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चला क्योंकि उन्हें तो पहले ही नज़रबंद किया जा चुका था। जबकि दिल्ली के लाल किले में चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल तथा शाह नवाज मुख्य थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था। तो यह जो गाया गया था ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो यह 21 वर्ष तक वहाँ पे रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था। तो जो भारतीय असंतोष के पिता के रूप में जो पदवी दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, यह दी गई थी वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था। तो यह जो थे कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापकों में से एक थे। तो हमें जो सही कथन चुनना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 जो है दोनों ही सही हैं।
अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो जो है चौरा चौरी में हुई हिंसा के कारण जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो जो भंडारी समिति है वह संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो यह जो है बहुउद्देशीय वाले जो वृक्षारोपण है कार्यक्रम, उसको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, स्मार्ट जेल होता है? तो स्मार्ट जेल जो होता है एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है। ऑप्शन जो है बी, सॉरी फ्रेंड्स, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। स्मार्ट जेल वह है जो एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो कौन सा राज्य है? तो यह राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने पूर्णतः प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो जो नहीं होगा वह हो जाएगा समुद्र तट घट जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसे माना जाता है यूकेलिप्टस के प्लांट को। यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है जल की अधिक जो है अवशोषण करने के कारण यह जो ये है पेड़ है, इसे हम पर्यावरण का अब जो है ये मानते हैं, संकट मान लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? तो किसी प्रजाति को विलुप्त मान लेते हैं जब वह अपने आवास में नहीं दिखती है। कितने वर्षों तक? तो 40 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जनित जो है पर्यावरण प्रदूषक वो कहलाते हैं पर जैविक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है? तो यह जो है कानपुर में। नेक्स्ट है हमारा, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो जो शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार का जिला हो जाएगा तो यह हो जाएगा नालंदा, मुंगेर, पटना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़ा उद्योग से। जो चमड़ा उद्योग से का जो मलबा होता है उससे सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। अगला सवाल है, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है? तो भारत का कुल कितना भाग है ग्रीन हाउस गैस में? तो यह जो है कुल 5%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो जो भाग 2 7 निश्चय योजना में नहीं शामिल है वह हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 7 भाग निश्चय 2 की योजना के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ये कुल 7 जो है योजना के भाग हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो जो संबंध नहीं है वह है जल प्रबंधन। नेक्स्ट है, पर्यावरण से अभिप्राय है। तो क्या है अभिप्राय? तो ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, ये सभी अभिप्राय रखते हैं पर्यावरण से। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी का जो है। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। अगला सवाल है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? तो यह जो बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण। नेक्स्ट सवाल है, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल जो है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो धूल प्रदूषण के लिए उपयुक्त जो है वह है पॉपुलर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो ऑप्शन ए है वन रोपण, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने फीडबैक दिया कीजिए, और जैसे आपने पार्ट 1 को प्यार दिया था सेम मुझे सपोर्ट करने के लिए पार्ट 2 को भी उतना ही प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।